अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम 3 डिफरेंट बॉडीज़ के लिए आज साथ में कंपेयर करना भी सीखेंगे। सो आइए पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती क्या चीज़ है। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही होती है तो उससे एसोसिएटेड जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन करना शुरू कर दे या रोटेशन मोशन करना शुरू कर दे तो उससे एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। इसकी बेसिक डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन अबाउट सम एक्सिस। क्योंकि स्पिन मोशन है तो डेफिनेटली किसी एक्सिस के अराउंड ही होना है और उससे एसोसिएटेड एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाएगा, जैसे कि डायग्राम में भी शो किया गया। एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, और ये रेड में उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिखाया गया, जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। अब होता क्या है, देखिए इस रिजिड बॉडी के अंदर वैसे तो n पार्टिकल्स हैं, हमने उसमें से एक पार्टिकल m कंसीडर कर लिया, mi, ठीक है, और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो ri है। अगर हम इससे एसोसिएटेड सिर्फ इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी देखना चाहें तो बेसिक फार्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। ये देखें जी, 1/2 और m एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे, लेकिन vi की जगह अगर हम सब्सटीट्यूशन करें लीनियर वेलोसिटी विद एंगुलर वेलोसिटी, सो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, इसकी सब्सटीट्यूशन कर दी जाएगी। स्केयर्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो r² ओमेगा स्केयर की सूरत में लिख दिया जाएगा। जस्ट सी दिस टर्म, ये जो टर्म मैं यहाँ पर इंसर्कल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप इस टर्म को देखें तो ये mr² की टर्म है जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा करते थे। सो 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्केयर। यहाँ पर एक और बात आपने जहन में रखनी है कि मैंने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ 1, 2 या i का सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा, क्योंकि इस रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके लिए ओमेगा सेम होता है। एंगुलर पैरामीटर्स हमेशा सेम रहा करते हैं, लीनियर पैरामीटर्स में चेंजेस आती हैं। ये तो सिर्फ एक पार्टिकल के हवाले से थी काइनेटिक एनर्जी। अगर हम ऑन द होल इस पूरी की पूरी बॉडी की बात करें जिसके अंदर n पार्टिकल्स है, रिजिड बॉडी हैविंग n पार्टिकल्स, तो इस n पार्टिकल्स वाली रिजिड बॉडी की टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है। देखें जी, अगर एक पार्टिकल था तो आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ कर लिया। अब अगर इस बॉडी में आपके पास n पार्टिकल्स हैं तो उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड किया जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का निकालने के लिए। सो 1/2 m1 r1² फॉर द वेरी फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, और इसी तरीके से तमाम पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते हुए जब हम लास्ट पार्टिकल को ऐड करेंगे दैट इज mn rn²। इन सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करके आप टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हासिल करेंगे। ओमेगा सबके लिए सेम है, ओमेगा स्केयर, हाफ i ओमेगा स्केयर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फार्मूला फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस रिजिड बॉडी विच कंटेन्स n पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास एक जेनेरिक फार्मूला आ गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स आज हम 3 तरह की बॉडीज़ को कंपेयर करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन अज्यूम कर रखी है और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 3 बॉडीज़ हमारे पास मौजूद हैं। आप इस बॉडी को देख सकते हैं, दिस इज़ अ डिस्क, रोटेटिंग डिस्क, ये एक हूप है, एंड दिस इज़ अ स्फीयर। फ़र्क क्या होता है, देखें डिस्क और हूप में फ़र्क ये है कि जो डिस्क होती है इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, उसके बीच में कोई वेकेंट स्पेस नहीं होती, वो एम्प्टी नहीं होती बीच में से। लेकिन जब हम हूप की बात करते हैं, हूप इज़ जस्ट लाइक अ रिंग, जो बीच में से हॉलो होता है। और स्फीयर के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ बॉल, ठीक है जी। तो इन तीनों को आपने इंक्लाइंड प्लेन, जिस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट h थी उसके टॉप से रिलीज़ किए और इस सर्टन डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ नीचे की तरफ रोल करते हुए जा रहे हैं। हम देखना क्या चाहते हैं कि इंडिविजुअली इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज कितनी होंगी और ये जब बॉटम पर पहुंचते हैं तो ये कितनी स्पीड से पहुंचेंगे। तो आइए इनका ज़रा कंपैरिजन शुरू करते हैं। देखिए, हम डिस्क के हवाले से अगर बात करें तो ये बात भी स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि हर डिफरेंट तरह की शेप में जो बॉडीज़ होती हैं उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज डिफरेंट होते हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², हूप का mr² और स्फीयर का 2/5 mr² होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला आप तीनों के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है जी। पहले ज़रा डिस्क की बात कर लें। डिस्क की जगह जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करवाएंगे स्टूडेंट्स, सो i की जगह आप पुट करोगे 1/2 m r², ठीक है स्टूडेंट्स। अब ज़रा गौर से देख लीजिए, 1 × 1 2 × 2 विच इज़ 4, m एज इट इज़ लिख दें,
आर स्केयर ओमेगा स्केयर, ये जो टर्म आपको स्टूडेंट्स नजर आ रही है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, क्योंकि आर और ओमेगा दोनों का स्केयर है तो वेलोसिटी का भी स्केयर यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस फार्मूला इज रिप्रेजेंटिंग अस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। ये डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें बता रहा है। इसी तरह अगर हम हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है आपके पास एम आर स्केयर, फिर से आर ओमेगा स्केयर की जगह हम वी स्केयर की सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, सो 1 एम वी स्केयर। सो ये जो आपके पास फार्मूला आया स्टूडेंट्स, दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेटिंग हुप। इसी तरह अगर हम सफियर के लिए बात कर लें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा जी, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 5 एम आर स्केयर। सिमिलरली आर स्केयर ओमेगा स्केयर की जगह आप वी स्केयर पुट कर सकते हैं और बाकी टर्म्स को अगर हम सॉल्व कर लें, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। ठीक है जी, आप इसको सिंप्लीफाई करके 1/5 भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, और आर स्केयर ओमेगा स्केयर की जगह हम सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे वी स्केयर, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख लें, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर द स्फीयर। तो तीनों के लिए हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यूज देख ली हैं, और आप स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ा गौर से देख सकते हैं कि एम वी स्केयर तो तीनों में आ रहा है। यहाँ पर फैक्टर है 1/2 का विच इज़ 0.5, यहाँ पर फैक्टर है 1/4 का विच इज़ 0.25, और यहाँ पर फैक्टर है 1/5 का जिसका मतलब होता है 0.2। तो याद रखिएगा अगर हम इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करें बेटा जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रही है, दूसरे नंबर पर डिस्क की आ रही है, और सबसे कम स्फीयर की आ रही है। अगर आप इनका कंपैरिजन लिखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, द काइनेटिक एनर्जी फॉर, सबसे ज़्यादा आपके पास है हुप के लिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर हुप, ये सबसे ज़्यादा रहेगी, हुप के लिए सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आ रही है डिस्क की, सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर द डिस्क ये दूसरे नंबर पर आएगी, और सबसे कम आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा जी, दैट इज़ फॉर द स्फीयर। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर द स्फीयर वो सबसे कम रहेगी। ये इनका एक जेनेरिक कंपैरिजन है, सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक और बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जब आप इसको हाइट h से ड्रॉप करते हैं तो जब ये बॉडीज़ नीचे की तरफ गिर रही हैं, तीनों की तीनों बॉडीज़, एक तो ये इनकी लीनियर मोशन है, ये नीचे की तरफ गिर रही हैं, दूसरा ये तीनों ही की तीनों बॉडीज़ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन मोशन भी कर रही हैं। मतलब अगर ये मार्कर नीचे की तरफ मैं ड्रॉप करता हूँ तो नीचे की तरफ तो जा रहा है लेकिन साथ में रोटेट होता हुआ भी जा रहा है। ठीक है, तो इनमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों शामिल हैं। सो अगर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी इन बॉडीज़ की देखना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है, ये देखिए स्टूडेंट्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले ज़रा डिस्क की हम निकाल लेते हैं, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी पुटिंग कर लें 1/4 एम वी स्केयर, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का तो जनरल फार्मूला ही है, दैट इज़ 1/2 एम वी स्केयर। ये तमाम बॉडीज़ के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम ही होती है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए बेटा जी 1/4 और 1/2 का फैक्टर, ये आपके पास सम होकर कितना बन जाता है 3/4 एम वी स्केयर, एंड दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी टोटल। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी डिस्क के केस में। इसी तरह टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हैं स्टूडेंट्स फॉर द केस ऑफ हुप, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी हाफ एम वी स्केयर, और ट्रांसलेशनल इसकी भी हाफ एम वी स्केयर की सूरत में आ जाएगी। तो हाफ एम वी स्केयर ऐड होकर टोटल आपके पास बन जाएगा बेटा जी एम वी स्केयर, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी टोटल फॉर द हुप। इसी तरह स्फीयर के लिए भी सॉल्व कर लें, काइनेटिक एनर्जी टोटल फॉर द स्फीयर, रोटेशनल कितनी आई है स्टूडेंट्स 1/5 एम वी स्केयर, और इसकी जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ हाफ एम वी स्केयर। एलसीएम लेकर इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये वैल्यू बेटा जी कितनी बन जाएगी, दिस इज़ गोइंग टू बी, एलसीएम इसका 10 आ जाएगा एम वी स्केयर, 5 2 पर 10 और 2 5 पर 10, तो ये वाली वैल्यू आपके पास बन जाएगी 7/10। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेकर हमने इसको सॉल्व कर लिया एक स्टेप में। सो दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जीज़ के फार्मूलाज आ चुके हैं।
तीनों केसेस में, तीनों केसेस के लिए हमने फार्मूलाज निकाल लिए। अच्छा, अब हम एक आखिरी चीज़ ये फाइंड करना चाहते हैं कि जब ये बॉडीज़ रोल होती हुई बॉटम पर पहुंचेंगी, बॉटम पर, तो इन सब की स्पीड कितनी होगी, क्योंकि सबके सिमेट्री एक जैसी नहीं है, सबकी स्पीड डिफरेंट होगी। तो निकालने का तरीकाकार क्या है? देखिए, क्लास चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक हुआ करता है जिसको हम पढ़ते हैं एनर्जी की कंजर्वेशन के अंदर, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में, कि टॉप पॉइंट के ऊपर जो सारी की सारी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लूज़ होते हुए बॉटम पॉइंट पर आकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जीज हैं इन तीनों बॉडीज़ में अलग-अलग बॉटम पॉइंट पर आकर वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगी। काइनेटिक हमारे पास है ऑलरेडी, इन्होंने ही जाकर बॉटम पॉइंट पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करते हुए सर्टन काइनेटिक एनर्जीज गेन कर लेनी है। तो कितनी कितनी काइनेटिक गेन होगी? जितना पोटेंशियल लूज हुआ है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया है, mgh का चेंज आया बेटा जी, ऊपर से नीचे आते हुए तीनों बॉडीज़ में। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज की जगह भी mgh लिख दें, इसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज की जगह भी mgh, और इसके लिए भी mgh हम लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लें बारी बारी। 3/4 mv², यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा जी mv², और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/10 mv²। इसको सिंप्लीफाई कर लें, मैथ से मैथ यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, और सिंप्लीफाई करने पर v की वैल्यू हमारे पास कितनी बन रही है 4/3 gh। स्केयर को ख़त्म करेंगे, इस तरफ स्केयर रूट आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्पीड ऑफ डिस्क जब वो बॉटम पॉइंट पर पहुंच चुकी होगी। इसी तरीके से बेटा जी हुप के लिए देख लीजिए, m से m को यहीं पर आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, gh v स्केयर है ना स्टूडेंट्स, तो स्केयर को इस तरफ से ख़त्म कीजिए और यहाँ पर स्केयर रूट लिख दें। तो ये आपके पास स्पीड का फार्मूला आ गया। और अब किस बॉडी के लिए हमने ये निकाल लिया? दिस इज़ फॉर द रोटेटिंग हुप। ये हुप के लिए हमने वैल्यू निकाल ली। सफियर के लिए भी देख लें स्टूडेंट्स, मैथ से मैथ कैंसिल आउट होगा, दिस इज 10/7 gh अंडर रूट, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ सफियर व्हेन इट इज गेटिंग टू द बॉटम पॉइंट। तो ये तीनों की स्पीड्स के फार्मूले हमने निकाल लिया। अच्छा, अब एक छोटा सा कंपैरिजन देख लें कि किसकी वैल्यू ज़्यादा और किसकी वैल्यू कम है। देखिए जी, gh अंडर रूट का फैक्टर तीनों में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 4/3 है अंडर रूट के अंदर, और 4/3 का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, दिस इज 1.33, ये वाला फैक्टर। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर क्या है 10/7। 10/7 की वैल्यू ऑलमोस्ट 1.5 बनती है, ऑलमोस्ट 1.5। तो ये जो सफियर है इसका फैक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा है, दूसरे नंबर पर डिस्क आ रहा है, और तीसरे नंबर पर हुप का आ रहा है। मतलब अगर हम जनरल कंपैरिजन इसका डिस्कस करें काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के बाद स्पीड्स के हवाले से, सो स्पीड ऑफ सफियर वो बॉटम पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर बारी किसकी आ रही है? दिस इज स्पीड ऑफ डिस्क। और तीसरे नंबर पर बारी किसकी आ रही है बेटा जी? तीसरे नंबर पर बारी आ रही है हुप की, दैट इज स्पीड ऑफ हुप व्हेन इट इज डिक्रीजिंग डाउन दिस इंक्लाइन प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, आइए इन टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ हुप टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ डिस्क। देखें, जिस तरह से अभी हमने इन दोनों के फार्मूले निकाले, अब इनकी रेशियो हमारे से इस क्वेश्चन में पूछी गई है। सो अच्छा, रेशियो के हवाले से ये बात भी आपने याद रखनी है कि जब भी रेशियो का जिक्र किया जाए, रेशियो का लफ्ज़ आने के बाद जो पहली टर्म होती है वो हमेशा न्यूमिनेटर में आती है, और जो दूसरी टर्म लिखी जाती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। ये इसका तरीक़ेकार है। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ हुप न्यूमिनेटर में होगी और डिस्क डिनोमिनेटर में आएगी। वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² और डिस्क की 1/4 mv² की सूरत में हमारे पास आती है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स, तो ये देखिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v² से v² कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 सेकेंड प्रपोर्शन है, डिनोमिनेटर में जाएगा, 4th न्यूमिनेटर में जाकर शिफ्ट होगा, दैट इज 4/2। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो रेशो क्या बनती है बेटा जी? दिस इज 2:1। तो 2:1 हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीच द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन फर्स्ट इफ ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। जिस तरह से अभी हमने केस डिस्कस किया था बेटा कि डिस्क, हुप और सफियर, अगर तीनों को हम एक ही जितनी हाइट से, एक ही जितनी मैस की बॉडीज ड्रॉप करते हैं तो उनकी बॉटम पर पहुंचने की स्पीड्स हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, अब ये देखें, पहले सफियर के फार्मूले में ये जो आपको फैक्टर नज़र आ रहा है ना 10/7 का, इसकी वैल्यू 1.4 समथिंग होती है। 4/3 का फैक्टर
1/1.33 इसकी वैल्यू होती है, और यहाँ पर तो फैक्टर है ही 1 का। मतलब सफ़ियर की सबसे ज़्यादा, डिस्क की उससे कम, और हुप की सबसे कम होगी, जिसकी वजह से ये जो सफ़ियर है यही बॉटम पर सबसे पहले पहुँचेगा। सो सफ़ियर विल रीच द बॉटम फर्स्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा रिलेशनशिप दुरुस्त है? अगर आप इन सारी ऑप्शंस को देखें तो इसमें वेलोसिटी ऑफ डिस्क और हुप का जिक्र किया गया। मतलब अगर किसी तरीके से मैं इन दोनों फार्मूलाज को आपस में इंटरमिक्स कर सकूं तो मैं ये रिलेशनशिप निकाल सकता हूं। कैसे जी? ये देखें, डिस्क का जो फार्मूला है ना, इसमें सिर्फ इस टर्म को देख लें, GH अंडर रूट के अंदर जो मौजूद है, इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये देखें जी, अंडर रूट 4/3 को अलहदा कर दें, और ये जो अंडर रूट GH है ये तो वेलोसिटी ऑफ हुप के बराबर होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ V ऑफ हुप। ठीक है जी। इसको अगर हम सॉल्व कर लें बेटा, तो अब ज़रा गौर से देखिएगा इसका सोल्यूशन कैसे होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और 3 के ऊपर रूट फिर भी मौजूद रहेगा। सो इट इज़ 2 अंडर रूट 3। स्पीड ऑफ हुप इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ डिस्क, सो V डिस्क। अच्छा, अब ये फैक्टर हमें समझ नहीं आ रहा है, इसकी जगह हम क्या लिखें? एक काम करते हैं ज़रा, अंडर रूट 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, न्यूमिनेटर में आ जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पर डिस्क रहने दें और यहाँ पर हुप रहने दें। ऐसा मैंने क्यों किया? ये वाला फैक्टर देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो साइन 60 की वैल्यू भी यही आती है, और अगर हम इसको पॉइंट्स में लिख लें बेटा तो ये कितना बनता है? 0.866। ये वैल्यू वैसे भी याद रखने वाली है, तो इस फैक्टर को लिख लें। दिस इज 0.866, दिस इज स्पीड ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ हुप। ये फ्रैक्शन की सूरत में, और अगर आपसे परसेंटेज की सूरत में पूछ लिया जाए तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 86.6% वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ हुप। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड रिलेशनशिप निकल आया है डिस्क और हुप की स्पीड्स के दरमियान में। वैसे भी ये स्टैट याद रखने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। 86.6% ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ हुप। तो दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास कौन सी बन रही है बेटा? यहाँ पर अल्फा ऑप्शन ही हमारे पास दुरुस्त बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में मेंशन किया गया हुप को ड्रॉप किया गया एक इंक्लाइन प्लेन पर से, वो स्लाइड होती हुई बॉटम पर आती है, और उस इंक्लाइन प्लेन की वर्टिकल हाइट भी आपको बता दी गई है बेटा जी 10 मीटर है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द बॉटम पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी होगी? तो भाई फार्मूला तो हम निकाल चुके हैं, ये देखिए, ये है हुप का फार्मूला, GH अंडर रूट, इसी में पुटिंग करते हैं। तो स्पीड ऑफ हुप एट द बॉटम इज इक्वल्स टू अंडर रूट इंटू GH। अब ये देखिए वैल्यूज़, G की वैल्यू 9.8 और H हमें बता दी गई है 10। अच्छा बेटा, एक बात आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई फैक्टर 10 जीरोस प्लस के जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट होता है। मतलब इस फैक्टर को मैं 98 अंडर रूट लिख सकता हूँ। 100 का रूट होता है 10, 100 का अगर हम स्क्वायर रूट लें ना तो वो 10 आता है। ये 100 से ज़रा कम वैल्यू है 98, इसका रूट लेंगे तो आंसर आपके पास एग्जैक्टली बनता है बेटा जी 9.9, और क्योंकि स्पीड है तो मीटर्स पर सेकंड में मैयर की जाएगी। इस एतबार से हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन कौन सी बनती है बेटा जी? बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, 9.9 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चंस हमारे बेटा जी कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।